फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हमारा जो ये क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, ये सीरीज़ 24 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 341 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में समझने का कोशिश करेंगे। मैं आपके पास ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रही हूँ जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हम सोशियोलॉजी वेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, वो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी जीडीसी का एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जा चुके हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके पास ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को ला सकूं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज़ है, ये उत्तराखंड राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, जिसे जीडीसी बोला जाता है, 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और उसके अंदर से जो क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आपके पास आई हूँ। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित दिया है। यानी कि ये किसने परिभाषा दी है, जो सामाजिक संरचना है वो संस्थागत व्यवस्था है तथा क्षेत्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, डेविस तथा मूर, मैकाइवर तथा पेज, गर्थ एवं मिल्स, हडल्सबोस एवं हॉलबॉर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गर्थ एवं मिल्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। गर्थ एवं मिल्स के अगर उनके विचारधारा को हम देखें तो उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं के साथ जुड़े जीव की जो मानसिक संरचना का जो स्थिर होता है उसमें जो एकीकरण की भावना विद्यमान रहती है, जिससे कि क्या होता है, मनुष्य का सामाजिक चरित्र निर्माण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सामाजिक संरचना का क्षेत्र तथा संस्थागत व्यवस्था कहा जाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है। डेथ ऑफ, जिसके यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एडमंड लिच, टी पार्सन्स, डेविड कपूर, WJ समनर। तो इसका जो सही डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड कपूर के द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने परिवर्गीकृत किया है। यानी नातेदारी जो व्यवस्था है उसको वर्गात्मक और वर्णनात्मक रूप में किसने इसे परिभाषित किया है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, JP मर्डॉक, AR ब्राउन, B मेलोनोवस्की और D है LH मॉर्गन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LH मॉर्गन के द्वारा नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में परिभाषित किया गया है। मॉर्गन ने नातेदारी में प्रयुक्त जो ये परिभाषित जो शब्दावली है, इसकी व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि वर्गात्मक व्यवस्था में नातेदारी में प्रयुक्त शब्दावली के अंतर्गत एक ही शब्द के द्वारा विभिन्न प्रकार के नातेदारों को क्या होता है, वर्गीकृत किया जाता है या फिर संबंधित किया जाता है। और वर्णनात्मक व्यवस्था क्या होती है कि इसमें हर नातेदारी शब्द केवल एक खास नातेदार एवं एक खास संबंधी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए माँ, जैसे क्या होता है, वर्णनात्मक नातेदारी के अंतर्गत माँ बोलने से क्या होता है कि वो माँ ही हो कि कोई दूसरा किसी को, तो आप मौसी को तो माँ नहीं बोल सकते हैं। या फिर जैसे माँ के भाई को क्या बोला जाता है, मामा, पिता के भाई को क्या बोला जाता है, चाचा। तो इस प्रकार का क्या होता है कि इसको क्या कहा जाएगा, वर्णात्मक नातेदारी के अंतर्गत आएगा। और ज़्यादातर जो समकालीन जो समाज में होते हैं क्या होता है, दोनों प्रकार के ही ये नातेदारी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाजशास्त्र का क्या पूछा जा रहा है, शाब्दिक अर्थ। तो समाजशास्त्र को क्या बोला जा रहा है, वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान, समाज विज्ञान या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, समाजशास्त्र को क्या बोला जाता है, समाज का विज्ञान बोला जाता है। तो समाजशास्त्र का अगर हम अब इसको खंडित करें तो देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो शब्द है, सोशियस प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है। समाज का विज्ञान, समाज के बारे में समाजशास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत है और समाजशास्त्र में क्या होता है, उन्हीं भिन्न भिन्न स्वरूपों को क्या होता है, परिभाषित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है।
यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोल रहा है अंतःक्रियावादी, बी नंबर बोल रहा है संघर्ष, सी नंबर बोल रहा है प्रक्रियात्मक और डी नंबर बोल रहा है सैद्धांतिक। तो समाजशास्त्र का कौन सा उपागम को सामाजिक व्यवस्था बोला जाता है? तो वो आपका बोला जाता है प्रक्रियात्मक को बोला जाता है सामाजिक व्यवस्था। प्रक्रियात्मक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि समाजशास्त्रीय अर्थ में किसी भी व्यवस्था, जिसको कि प्रणाली भी बोल रहा है, कि आवश्यकताओं की पूर्ति होती, जो भी गतिविधियां या कार्यकलाप की जाती हैं उसे क्या बोला जाता है? प्रकार्य कहा जाता है। तो समाज की समस्याओं का अध्ययन कर, वैसे तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध रूप से समाजशास्त्र के विषय का जो एक अध्ययन शुरू हुआ है वो क्या माना जाएगा? सामाजिक विज्ञान माना जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे समाज मूलतः प्रकट होता है? यानी क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे क्या होता है? समाज को मूलतः हम व्यक्त कर सकते हैं। तो समुदाय के अस्तित्व से, व्यक्तियों के अस्तित्व से, संबंधों से या आपसी सहायता से। तो समाज को मूलतः हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं? संबंधों के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं समाज के बारे में। मनुष्य अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए क्या होता है? एक दूसरे के संपर्क में आता है और आपस में जो वो अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंध बनाता है उसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक संबंध। और संबंध के द्वारा ही हम लोग समाज को मूलतः क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन सा, इसे कौन मानता है? आत्मा को शुद्ध रूप में सामाजिक प्रगति कौन मानता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। जी मफी, सी एच कूले, जी एच मिड, एच एम जॉनसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी एच मिड के द्वारा आत्मा को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति माना गया है। मिड का काम उस तरीके पे केंद्रित था जिसमें वो क्या कहते हैं? स्वयं का विकास होता है, इसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और इसी को मिड का स्व के बारे में भी सिद्धांत बोला जाता है। और इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि मिड ने सामाजिक प्रगति के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य क्या होता है? जब सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जैसे कि दूसरों के बारे में अवलोकन करना और बातचीत करना, दूसरों के बारे में दूसरों की राय का जवाब देना और अपने बारे में बाहरी राय और आंतरिक भावनाओं को क्या करना? कलेक्ट करना। तो स्वयं के बारे में जब वो एक सामाजिक पहलू बना लेता है और उसके बीच जब वो अंतर करता है तो वो क्या होता है? स्व के जैविक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो मिड के अनुसार आत्म जन्म से नहीं होता है, लेकिन सामाजिक अनुभवों और गतिविधियों से समय के साथ इसका क्या होता है? धीरे धीरे विकास संभव हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 348 पूछा जा रहा है कि अभिजातों के परिभ्रमण का सिद्धांत। तो अभिजातों के परिभ्रमण का जो सिद्धांत है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेटो के द्वारा। तो पेरेटो ने अपनी उनकी जो पुस्तक थी द माइंड एंड सोसाइटी में इसके बारे में लिखा है तथा समाज क्या उन्होंने क्या बताया है कि समाज अनिवार्य रूप से क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरेटो के द्वारा अभिजातों के परिभ्रमण का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो पेरेटो ने अपनी पुस्तकों में इसके बारे में डिटेल्स में बताया है और बताया है कि विशिष्ट वर्ग में वे लोग आते हैं जो किसी भी कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च योग्यता रखते हैं। विशिष्ट वर्ग के भीतर सत्तारूढ़ या शासकीय अभिजन और गैर सत्तारूढ़ या अशासकीय अभिजन वर्ग के लोग आते हैं और समय के परिवर्तन के अनुसार जो गैर शासकीय वर्ग के लोग होते हैं उनको हटाकर उनके स्थान पर किसी और को ले आया जाता है। इसे ही अभिजनों की अदला बदली या संचलन का कहा जाता है। पेरेटो ने अभिजन के सिद्धांत में अपनी विचारधाराओं को इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि इतिहास क्या है? कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह कथन किसका है? तो पेरेटो का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इमानुएल दुर्कहाइम में धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसके वर्गीकरण किया है? तो इमानुएल दुर्कहाइम ने धर्म का जो वर्गीकरण किया है इसका जो उनका विश्लेषण करने का तरीका था वो क्या था? पवित्र एवं लौकिक मत से। तो दुर्कहाइम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में क्या करता है? बांधता है और उसी के अनुसार क्या करता है? ये अनुसरण करता है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का वर्णन किया है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 4 प्रकारों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया उन 4 प्रकारों का अगर हम देखें तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो 4 प्रकारों का वर्णन किया है वो है व्यक्तिगत, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक तथा परंपरानुगत। तो ये आज के क्वेश्चन थे और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे क्या होता है कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होती हूँ और मुझे भी एनर्जी आती है कि मैं फ्री में स्टूडेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ नोट्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।